सभी के लिए फिर से मैं आ चुका हूं लेकर नर्सिंग क्यूज का वीडियो नंबर 8वां। जी हाँ माय डियर, अगर आप लोग डेली बाय डेली देखते हैं सुबह 6 बजे वीडियो डल जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर आप अगले दिन सुबह 6 बजे से पहले तक यानी 24 घंटा में ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं। और डेली देखने से फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग क्वेश्चन आप सीखेंगे, नॉलेज जो है आपका इंक्रीज होगा। और जब आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन का, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू क्यूज नंबर 8वां। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मूत्र त्याग के दौरान दर्द होने के लिए उपयुक्त टर्म कौन सी है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर बताना है। कहता है कि जब मूत्र त्याग करते हैं तो मूत्र त्याग के समय अगर दर्द होता है तो उससे हम लोग मेडिकल टर्म में किस भाषा किस टर्म के रूप में जानेंगे। ठीक है, चलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है ना, अर्जेंसी, ठीक है, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, डिसयूरिया एंड एन्यूरिया। 4 ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, यूर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, डायसूरिया, एनुरिया, 4 ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर जो पेन होता है यूरिन के दौरान वह डिफ़िकल्ट यानी कठिनाई से अगर मूत्र होगा तो दर्द होगा ही, तो उस कंडीशन को हम लोग डायसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डायसूरिया कहते हैं। डी फॉर डिफ़िकल्ट और यू फॉर मतलब यूरिया, यानी यूरिन में कठिनाई होना यानी पेनफुल यूरिन होना। ठीक है, अनुरिया एन्यूरिया जो है यह अब्सेंस ऑफ यूरिन यानी यूरिन का पूर्ण रूप से बंद हो जाना, अनुपस्थित होना, एन्यूरिया होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ जाना, बार बार यूरिन होना। ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बढ़ती हुई उम्र के कारण होने वाला हियरिंग लॉस क्या कहलाता है? यानी समय के साथ अगर उम्र के साथ अगर हियरिंग लॉस हो रहा है, सुनाई कम देने लगा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लेबरेंथाइटिस कहते हैं, मेनियर्स रोग कहते हैं, ठीक है, ओटो स्क्लेरोसिस कहते हैं, या प्रेस बाइसाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बताना है यहाँ पे। तो एज के साथ अगर हियरिंग लॉस हो एज के साथ, तो उस कंडीशन को जो हम लोग बोलते हैं वह बोलेंगे प्रेस बाइसाइसिस। ठीक है, प्रेस बाइसाइसिस। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा आप लोग। कहता है एक घाव की पट्टी करते समय किस बात की ध्यान रखनी चाहिए? मतलब एक घाव का पट्टी करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, पट्टी की चौड़ाई तथा लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, पट्टी बांधते समय एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। तो आप एक ड्रेसिंग करते हैं घाव की, तो उसमें आप इनमें से कौन बातों को ध्यान में रखते हैं? तो ऑप्शन इसका डी होगा सभी सही, क्योंकि जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो पट्टी की चौड़ाई लंबाई का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करते हैं, एप्रोप्रिएट घोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे बेटाडीन वगैरह, बहुत सेवलॉन वगैरह बहुत सारे घोल आता है, तो घोल यानी सब सही है। ओके, चौथा क्वेश्चन है, शॉक के कंडीशन में मरीज को कौन सी पोजीशन जो है प्रोवाइड करना लाभदायक होता है? मतलब पेशेंट को अगर आघात लगता है, शॉक लगता है, तो उस कंडीशन में कौन सा पोजीशन देना चाहिए ताकि पेशेंट के लिए अच्छा हो, लाभदायक हो? ओके, फाउलर पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। तो आपको एक पोजीशन के बारे में पता होगा, लेकिन शॉक का जो पोजीशन होता है उसके लिए जो बेस्ट होगा वह कौन होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन जो होता है महिलाओं के जननांगों के जांच के लिए, फाउलर पोजीशन श्वसन से कष्ट और हृदय से पीड़ित मरीजों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? यानी इम्यूनोग्लोबिन चीज़ों को समझ रहे हैं, आईजी, ठीक है ना, आईजी इम्यूनोग्लोबिन, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो मानव के दूध मिल्क, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? बातें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला है आईजीजी, आईजीएम, ठीक है, आईजीजी, आईजीएम,
एंड IgE, ठीक है, IgE एंड IgA। तो राइट आंसर जो होगा 5 का वह कौन सा होगा? ह्यूमन मिल्क में IgA पाया जाता है, ठीक है, क्या चीज़? IgA। अब हमारा नेक्स्ट छठा प्रश्न है, कह रहा है कि CVA क्या है? CVA क्या है? ठीक है, CVA क्या है ये पूछ रहा है। कार्डियक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए CVA क्या होता है सबसे पहले। तो CVA जो होता है इसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है, यानी यह रक्त वाहिनी की एक समस्या है जिसमें होता यह है कि अचानक से आपके ब्रेन के रक्त वाहिनी में रक्त प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है, कम जाता है, और इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दवा एंटी पैरासाइटिक दवा का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। पेरीमेथामिन है, ठीक है, पायरीमेथामाइन है, ठीक है, क्लोरोक्विन है, सल्फाडॉक्सिन है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एंटी पैरासाइटिक दवा है, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक दवा कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है आपका, पायरीमेथामाइन, क्लोरोक्विन, सल्फाडॉक्सिन। तीनों जो दवा है, तीनों आपका एंटी पैरासाइटिक दवा है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अब इनमें से मान गए आपको एग्जाम में कोई एक पूछ देगा, नाम याद रहेगा। क्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, तो याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन है, CM से क्या समझते हैं? सेंटीमीटर वाला मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये मेडिकल के भाषा में CM को क्या कहते हैं, ठीक है, ये कमेंट करना है आपको। चलिए CM को क्या कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि CM का मतलब क्या होता है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, दोपहर से पूर्व, यदि आपातकाल में आवश्यकता हो, यानी इमरजेंसी में, यानी कल सुबह, यानी आज रात। क्या होता है CM का मतलब आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलिए ये है आपका। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर के जो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर मेडिसिन का उपयोग क्या है? वैसोडिलेटर मेडिसिन क्या करता है, इस चीज़ को आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ए मेडिसिन मल के उत्सर्जन को आसानी बनाती है। क्या ये बातें सही है? ए मेडिसिन्स कन्वल्जन्स के उपचार हेतु काम में ली जाती है। ए मेडिसिन्स वैसोडिलेशन का प्रसार करती है। ए मेडिसिन ब्रोंकोडिलेशन करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वैसोडिलेटर होता है, भैंस मतलब समझ रहे हैं, जो भस्कुलर होता है रक्त वाहिनी, उसको फैलाने का काम करता है वैसोडिलेटर। तो ये होता है वो दवाई, ठीक है। तो क्या ये दवाइयाँ क्या काम में आएगी? तो ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। वैसोडिलेटर मतलब भैंस यानी रक्त वाहिनी, भस्कुलर को डिलेट करना यानी प्रसार मतलब फैलाना, ठीक है। तो ये मेडिसिन वैसोडिलेशन करती है यानी रक्त वाहिनी को प्रसार करती है। बातें को समझ गए? अब एक कलभंजल, क्या यह दौरा पड़ने पर काम में आता है? तो गलत हो जाएगा। क्या यह मल को उत्सर्जन को आसान बनाता है? तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यह ब्रोंकोडिलेशन करता है? गलत, यानी यह ब्रोंकिया को फैलाता है, तो गलत। फाइलिन वाला जो दवाई होगा ना, ब्रोंकोडिलेटर जो दवाई होता है, अस्थालिन हो गया, ठीक है, उसके बाद जितना भी अस्थालिन यानी लिन करके लास्ट में जो लगा रहेगा ना, वो ब्रोंकोडिलेटर दवा होता है। बात समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। क्लोरोक्विन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? क्लोरोक्विन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अस्थमा में, एंजाइना पेक्टोरिस में, डायरिया में, और लास्ट वाला अपना क्या है, मलेरिया में। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मलेरिया, अस्थमा, एंजाइना पेक्टोरिस और डायरिया। तो जो राइट आंसर होगा, जो क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन का जो है आपका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है किसमें? मलेरिया में। आप लोग नाम सुने होंगे कि मलेरिया के दवा क्लोरोक्विन का स्टॉक जो है कोविड-19 के समय ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है, डॉक्टर भी इसी का इस्तेमाल करवाते थे मरीज़ से, क्लोरोक्विन का ही, इसलिए उसका स्टॉक ही ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि सभी को दवाई मिलता भी नहीं था क्लोरोक्विन। बातें को समझ लीजिए। तो ये आपका जो है क्लोरोक्विन एक मलेरिया के लिए अच्छा दवा है।
बाकी डायरिया एंजाइना ये सब का तो होगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे तो आपको पता है, इससे पहले भी आपको मैं करा चुका हूँ कि जो कॉप्लिक स्पॉट होता है, यह कॉप्लिक स्पॉट क्या छोटी माता चिकन पॉक्स में, मम्प्स में, मिजल्स में, पोलियो में, किस में दिखता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी मिजल्स में दिखता है। ओके, चलिए देखिए, मैं जब तक ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आपको जवाब आ जाना चाहिए। ठीक है ना, मैं ऑप्शन इसीलिए चारों पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग जवाब बीच में दें। आपको जितना आता है जवाब दीजिए और खुद से देखिए बीच में आप कितना बनाने लायक है, कितना नहीं बन रहा है आपसे, और फिर अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने देख सकते हैं। मेडिसिन के निम्न रूट यानी मार्ग में कौन सा मार्ग एक जो है अचेत मरीज को दवा देने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है? इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हम अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब अचेत यानी बेहोश मरीज को हम किस मार्ग से दवा नहीं दे सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं? किस मार्ग से? मुंह के द्वारा यानी बाई ओरल, आईवी इंजेक्शन के द्वारा, आईएम के द्वारा, मालिश के द्वारा। आप खुद समझिए, एक पेशेंट बेहोश है, क्या बेहोशी हालात में वह मुंह से दवाई लेगा? नहीं लेगा। तो यही आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी चाहे तो आप उसे आईवी में दे सकते हैं, मांस में दे सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट मुंह के द्वारा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित द्रव्यों में से तनु यानी डाइल्यूटेड घोल कौन सा है? यानी तनु घोल कौन सा है? तनु घोल कहने का मतलब है कि सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन, सबसे कम सांद्रता किस घोल में है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कहता है ऑप्शन ए में है 5% डेक्स्ट्रोज, 10% डेक्स्ट्रोज, 25% डेक्स्ट्रोज, 50% डेक्स्ट्रोज। तो ऑप्शन में ही दे दिया है, बस आपको ये समझना है कि डाइल्यूटेड घोल होता क्या है। ठीक है, डाइल्यूटेड घोल होता क्या है, तनु घोल कौन सा होता है? तो सीधा सीधी मतलब है कि तनु घोल वैसा घोल जिसमें जो किसी चीज़ का मिलने का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वह सबसे कम होगा, वही तनु हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें सबसे कम 5% डेक्स्ट्रोज है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को? बस ध्यान में रखना है कि डाइल्यूटेड होता क्या है। निम्न में से बेनाइल नियोप्लाज्म की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बेनाइल नियोप्लाज्म की विशेषता नहीं है। कौन सा विशेषता नहीं है? ए जो है इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ग्रोथ की स्पीड धीमी होती है, एनाप्लेसिया तथा प्लेओमॉर्फिज्म प्रायः प्रेजेंट होते हैं, बेसल पोलाराइट उपस्थित होती है। आपको ये जो क्वेश्चन है आपका जो है कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सीधा बता दूं कि जो बेनाइन नियोप्लाज्म पूछ रहा है इसमें कैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यह बिल्कुल कैप्सुलेटेड होते हैं। ग्रोथ स्पीड धीमी, इनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, ग्रोथ स्पीड धीमी होती है, सही होती है। एनाप्लेसिया तथा प्लेओमॉर्फिज्म प्रायः प्रेजेंट होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और बेसल पोलराइट उपस्थित होते हैं, ये भी सही है, यानी विशेषता नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। लोकल एनेस्थेसिया को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है जनरल एनेस्थेसिया, ऑप्शन है इंट्रावेनस एनेस्थेसिया एंड रीजनल एनेस्थेसिया एंड इनहेलेशन एनेस्थेसिया। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेसिया को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लोकल एनेस्थेसिया को हम लोग अन्य नाम से रीजनल एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। बिल-रोथ 1 प्रक्रिया किस डिजीज के मैनेजमेंट हेतु उपयोग में ली जाती है? तो जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है कि बिल-रोथ 1, बिल-रोथ 2 कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल का यह क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर में, ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में, लंग के कैंसर में। तो बिल-रोथ 1 जो होता है मैं बता दूं वह पेप्टिक अल्सर के
मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, बिलरोथ 1 या बिलरोथ 2, तो यह पेप्टिक अल्सर में उपयोगी होता है। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन, यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन यानी सामान्य पित्त नलिका में मौजूद स्टोन को क्रश यानी कुचल कर बाहर निकालना क्या कहलाता है। यानी अगर किसी को पित्त के नली में अगर पथरी हो जाए तो उसे क्रश करके बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कोलिसाइस्टाइटिस कहेंगे, कोलीलिथियासिस कहेंगे, या कोलिडोकोलिथियोट्रिप्सी कहते हैं, या कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो कुचल कर पीस कर उसे बाहर निकाला जाए नली से, तो उसे हम लोग कोलिलिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है, कोलिथोट्रिप्सी, ठीक है। यानी किसी को अगर बाइल नली में अगर डक्ट में अगर स्टोन हो जाए तो उसे क्रश करके बाहर निकाला जाता है, उसे कोलिथोट्रिप्सी कहते हैं। समझ गए? आगे चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस इसको आपको देखना है, ठीक है। देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यूटेराइन फाइब्राइड के बारे में पूछ रहा है। यानी गर्भाशय में जो ट्यूमर हल्का हल्का कई जगह पर हो जाता है, जो जिसे हम लोग फाइब्रॉइड भी कहते हैं, तो यह क्या होता है। अधिकांश केसेज जो है एसिम्प्टोमिक होते हैं, मतलब बिना लक्षण के होते हैं। अधिकांश केसेज में मेंस्ट्रुएशन यानी जो मासिक धर्म है वह अनुपस्थित रहता है। अधिकांश केसेज में डेथ निश्चित है। क्या अधिकांश केसेज में डेथ हो जाता है, यह निश्चित बातें हैं। और उसके बाद है डी है, अधिकांश केसेस में पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाता है। क्या सही बातें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो यूटेराइन केस है, यूटेराइन केस के मामला में मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से बस आपको इसको देखना है। यूटेराइन में गर्भाशय में फाइब्राइड जम जाता है, छोटे छोटे गांठ हो जाता है कई तरह मल्टीपल, तो उसे फाइब्रॉइड कहते हैं। अब होता यह है कि आपको मैं बता दूं कि इसके अधिकांश केसेज में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब इसमें अधिकांश यूटेराइन फाइब्राइड के केस में लक्षण जो है आपको अनुपस्थित होते हैं, लक्षण दिखता नहीं है कंप्लीट, ठीक है, बस आपको छोटे छोटे ट्यूमर टाइप से हल्का हल्का फुसरी फुसरी टाइप से दिखेगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोनिक रीनल फेलुअर के मामले में एनीमिया का कारण क्या है। कहने का इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर रीनल फेलुअर क्रोनिक है, लंबे समय से है, तो एनीमिया का कारण क्या होगा। नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, सांद्रता बढ़ जाना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, हीमोलाइसिस, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी, इमेच्योर आरबीसी का निर्माण आपको बताना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी, ठीक है। एनीमिया के कमी जो एरिथ्रोपोएटिन होता है या आरबीसी के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, और अगर आपका रीनल के फेलुअर ही हो जाए तो फिर किडनी आपका सही से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा और वह आरबीसी के जो है निर्माण में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस केस में आपका एनीमिया का कारण एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी भी एक होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। नेक्स्ट है आपका, और आज का 20वां क्वेश्चन आखिरी प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से स्किन ग्रेफ्टिंग प्रायः किस डिजीज के उपचार हेतु की जाती है। स्किन ग्रेफ्टिंग का मतलब त्वचा का प्रत्यारोपण करना, ठीक है। जिस प्रकार से किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट, जितने भी अंग ट्रांसप्लांट होते हैं, तो स्किन में भी ट्रांसप्लांट ग्रेफ्टिंग कहलाता है। समझ गए। तो इसमें होता क्या है कि स्किन ग्रेफ्टिंग प्रायः किस डिजीज के उपचार हेतु की जाती है। निम्न में से 4 ऑप्शन है, बताना है। स्किन कैंसर, सीवियर जलने में यानी बर्न में, एक्सटेंसिव स्किन लॉस एंड ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर एल ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्किन कैंसर पर भी स्किन काट के अगर हट जाता है तो वहाँ पे दूसरे स्किन ग्रेफ्ट कर सकते हैं। अगर बहुत गंभीर जला हुआ मरीज है उसको भी कर सकते हैं। एंड अगर स्किन लॉस हो रहा है, एक्सटेंसिव स्किन लॉस हो रहा है, तो उसमें भी जो है आप इसको ग्रेफ्ट करके लॉस को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह 20 क्वेश्चन हो गया आपका आज का। और आप लोग बताइए कि कैसा चल रहा है। आज तो मैंने 8वां यह वीडियो कर दिया हूँ।
इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। अभी तक 8 वीडियो मतलब 20 अठे 160 160 क्वेश्चन आपका हो चुका है। और अगर अभी तक देखे होंगे तो लगभग 150 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। तो देखने से डेली फ़ायदा होता है। 15-20 मिनट समय अगर देते हैं तो फ़ायदा आप ही को होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।